हाउ आर यू। आज हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं और इनकम टैक्स में अभी हमने जो पढ़ा था पहले, उसके पहले अलाउंसेस पढ़े थे। जैसा कि बताया, इनकम टैक्स में हमने इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ रहे हैं। और इनकम फ्रॉम सैलरी मीन्स जो इनकम टैक्स के जो 5 हेड्स होते हैं, उसमें नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ पे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, फिफ्थ नंबर पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आता है। पांचों हेड को प्लस करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम आता है। और डिडक्शंस होती हैं एटीसी से एटीयू तक की, उसको माइनस करते हैं तो टोटल इनकम आता है। और इनकम टैक्स हमेशा टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम पे चार्ज किया जाता है। अब इनकम फर्स्ट हेड में इनकम फ्रॉम सैलरी, उसमें मैंने आपको पहले अलाउंसेस बताए थे। आज हम परकेजेस पढ़ने जा रहे हैं। जब भी हम सम करते हैं तो उसमें हमको सारी, जैसा मैंने पहले बताया था, बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस के साथ में फैसिलिटीज़ भी लिखना पड़ती है, परकेजेस भी लिखना पड़ते हैं। इनकम टैक्स परकेजेस फ्रॉम एम्प्लॉयर सेक्शन 72, क्लासिफिकेशन ऑफ परकेजेस, उसको हमने 3 क्लासिफाइड किया, 3 टाइप्स में। परकेजेस विच आर टैक्सेबल इन ऑल केसेस, perquisites which are taxable only for specified employees, and perquisites which are exempt in all cases। एक तो सभी केसेस में टैक्सेबल होती, सेकेंड केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होती। एम्प्लॉयज़ 2 टाइप्स के होते हैं, स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड। वो भी मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ कि कौन से एम्प्लॉयज़ स्पेसिफाइड होते हैं, कौन से नॉन स्पेसिफाइड। और जो होता है थर्ड नंबर पे कि एग्जेम्प्ट, सभी प्रकार के एम्प्लॉयज़, चाहे वो स्पेसिफाइड हो या नॉन स्पेसिफाइड हो, सभी के लिए वो एग्जेम्प्ट होती है। नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं टैक्सेबल इन ऑल केसेस, जो कि ऐसी परकेजेस जो कि सभी केसेस में टैक्सेबल होती है, इन ऑल केसेस। इसमें नंबर 1 होता है रेंट फ्री एकोमोडेशन, मीन्स परकेजेस विच आर टैक्सेबल इन ऑल केसेस। नंबर 1 रेंट फ्री एकोमोडेशन, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को रेंट फ्री हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मीन्स रहने का मकान। यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि एम्प्लॉयज़ कौन सी कैटेगरी में आता है, लाइक वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी कर्मचारी है, तो उसमें कैलकुलेशन जो करेंगे उसमें आएगा रेंट एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स प्लस 10% ऑफ फर्नीचर। जो भी सरकार शासकीय नियमों के अनुसार उचित किराया होगा वो टैक्सेबल होगा। आपको यदि क्वेश्चन में फेयर रेंट दिया है और शासकीय नियमों के अनुसार उचित किराया दिया है, तो दोनों में से हमको जो रेंट एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, शासकीय नियमों के अनुसार उचित किराया है, उससे टैक्सेबल करना है। और अगर फर्नीचर की फैसिलिटी भी दी है तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर उसमें ऐड करेंगे। ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। जैसे 2 कैटेगरी बताई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हम सबसे पहले दो इसमें भी कैटेगरी, विच वेयर द एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। जो भी हाउस दिए जा रहे हैं, जो भी मकान की फैसिलिटी दी जा रही है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, वो जितने भी हाउसेस हैं वो सब एम्प्लॉयर के खुद के हैं। और सेकेंड कंडीशन है वेयर द एकोमोडेशन टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर, मकान यदि एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेकर अपने एम्प्लॉय को दिए हैं। पहले हम फर्स्ट केस की बात करेंगे। जब मकान खुद नियोक्ता के होते हैं, स्वयं के होते हैं, तो उसमें हमको जो मकान का कैलकुलेशन करना है उसको 3 कैटेगरीज में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। सिटी हैविंग पॉपुलेशन एक्सीडिंग 25 लाख, वहाँ की जिस शहर में कर्मचारी काम कर रहा है वहाँ की जनसंख्या यदि 25 लाख से ज़्यादा है। सेकेंड, अगर वहाँ की जनसंख्या 10 से 25 लाख के बीच में है। और थर्ड, उस शहर की जनसंख्या जहाँ कर्मचारी काम कर रहा है वहाँ की पॉपुलेशन बिलो 10 लाख है। तो फर्स्ट, अगर वहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। सैलरी मीन्स क्या है ये मैं आगे बताने वाली हूँ कि यहाँ रेंट फ्री एकोमोडेशन में सैलरी मीन्स क्या। तो आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि अगर वहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी, वेतन का 15% टैक्सेबल माना जाएगा, प्लस 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अगर फर्नीचर की फैसिलिटी भी दी है तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड होगा। अगर वहाँ की पॉपुलेशन 10 से 25 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी, और उसमें 10% ऑफ सैलरी में प्लस होगा
10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, मतलब सैलरी का 10%। कब? जब वहाँ उस शहर की जनसंख्या 10 से 25 लाख के बीच में, तो सैलरी का 10%। और फर्नीचर की फैसिलिटी भी दिए तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, मतलब 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर आपको एनी केस हर उसमें लेना है। किसी भी तरह के हाउस होंगे उनमें फर्नीचर की कॉस्ट का 10% ऐड करना है। अगर थर्ड पॉइंट, अगर वहाँ की जनसंख्या 10 लाख तक है, उस शहर की जनसंख्या जहाँ कर्मचारी काम कर रहा है 10 लाख तक है, तो 7.5% ऑफ सैलरी और वही 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने बताया था सैलरी। सैलरी मीन्स क्या होता है? बेसिक सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डीए तभी लेना है जबकि वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो। वेयर द एकोमोडेशन टेकन ऑन रेंट, सेकेंड बताया था कि अगर एम्प्लॉयर ने मकान को रेंट पे लेकर एम्प्लॉय को दिया है, देन रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो भी रेंट मकान मालिक को पे करेगा, क्योंकि मकान एम्प्लॉयर ने दिया है पर वो रेंट पे लेकर दिया, तो जो रेंट रहेगा वो या 12 मंथ का रेंट लेना है हमको, या 15% ऑफ सैलरी, जो दोनों में से कम होगा, विच एवर इज लेस। प्लस इसमें भी 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड करेंगे। बेटा आपको ये याद रखना है कि यदि एम्प्लॉयर ने जो मकान एम्प्लॉय को दिए हैं, जो एकोमोडेशन दिए हैं, वो रेंट पे लेकर दिए हैं, तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 12 मंथ का रेंट या 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगा वो हम कैलकुलेशन में लेंगे। और इसमें भी यदि फर्नीचर की फैसिलिटी दी है तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, और अगर आपको और फैसिलिटीज़ एसी वगैरह की दी है उसका रेंट जो भी रहेगा, वो रेंट किराया जो भी रहेगा वो 12 मंथ का अपन इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। और इन सब में सैलरी मीन्स क्या होता है? बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। डीए का जरूर ध्यान रखना है, अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तो ही लेना है। हम जब सम करते हैं तो वहाँ पर जो डीए लिखते हैं वो दोनों प्रकार का डीए, चाहे विदाउट टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वहाँ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेंगे रेंट फ्री एकोमोडेशन का, तब डीए वही लिखेंगे जो कि अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। फ्रेंड्स, अभी हम जो फर्स्ट वाला परक्विजिट्स है विच आर टैक्सेबल इन ऑल केसेस, जो कि सभी केसेस में ऐसी फैसिलिटीज़ जो सभी प्रकार के एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होती है, चाहे वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ हो चाहे वो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ हो। उसमें नंबर 1 हमने अभी देखा है रेंट फ्री एकोमोडेशन, और उसमें भी हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फर्स्ट इसमें जो रूल्स हैं वो आपको याद करने हैं। सेकेंड वाला है कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को हाउस रहने के लिए दिया है और उसमें से कुछ रेंट जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ से एम्प्लॉयर ने वसूल किया है, रिकवर्ड किया है, रेंट लिया है एम्प्लॉयज़ से, मकान दिया है उसको रहने के लिए, बट उस पूरा रेंट नहीं लिया, कुछ रेंट एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर ने लिया है, तो जो भी हम कैलकुलेशन फर्स्ट उसमें जो कैलकुलेशन करते हैं वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, वैल्यूएशन ऑफ जो हाउस का वैल्यू आएगा उसमें से हमको माइनस करना है रेंट फ्री, रेंट रिकवर्ड बाय एम्प्लॉय, जो भी रेंट रिकवर्ड कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से वो माइनस करना है, बचा हुआ जो अमाउंट होगा वो टैक्सेबल। मतलब सेकंड कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन है जिसमें कि एम्प्लॉय कुछ रेंट एम्प्लॉयर को मकान के बदले में, मकान जो रहने की फैसिलिटी मिलती है उसमें वो रेंट पे करता है। थर्ड इसमें पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑब्लिगेशन, जो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पर पेमेंट करता है वो सभी प्रकार के एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होता है। जितने भी पेमेंट किए जाते हैं एम्प्लॉय के बिहाफ पे एम्प्लॉयर के द्वारा वो सब टैक्स, जैसे LIC की प्रीमियम एम्प्लॉयर ने पेमेंट की है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, या कोई भी किसी भी तरह के बिल वगैरह पेमेंट एम्प्लॉयर ने किए हैं तो टैक्सेबल होते हैं। थर्ड है पेमेंट ऑफ एजुकेशन एक्सपेंसेस। एजुकेशन एक्सपेंसेस यदि एम्प्लॉय के बच्चों की एजुकेशन एक्सपेंसेस कंपनी बियर कर रही है, एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, तो वो सभी प्रकार के एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। लेकिन एजुकेशन फैसिलिटीज़ अलग होती है। एजुकेशन फैसिलिटी में एम्प्लॉयर के जो स्कूल्स हैं उनमें एम्प्लॉय के बच्चे एजुकेशन लेते हैं, तो उसमें 1,000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड
वो एजुकेशन फैसिलिटी सभी के लिए एग्जेम्प्ट होती है, उससे ज़्यादा की फीस होगी तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो टैक्सेबल। मतलब एजुकेशन फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर्स स्कूल, अगर एम्प्लॉय के बच्चे एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ते हैं तो एजुकेशन फैसिलिटी 1,000 रुपये तक एग्जेम्प्ट है, उससे ज़्यादा टैक्सेबल है। लेकिन एजुकेशन एक्सपेंसेस कंपनी बियर करती है एम्प्लॉय के बच्चों की एजुकेशन के लिए, किसी और स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ के एक्सपेंसेस कंपनी दे रही है, तो वो टैक्सेबल होते हैं सभी प्रकार के एम्प्लॉय के लिए। फोर्थ होता है पेमेंट ऑफ पर्सनल सर्वेंट। अगर आपने या एम्प्लॉय ने पर्सनल सर्वेंट रखा है और उस सर्वेंट का पैसा कंपनी दे रही है, एम्प्लॉयर दे रहा है, एम्प्लॉय के सर्वेंट का पैसा एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो वो सभी प्रकार के एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो स्पेसिफाइड हो या नॉन स्पेसिफाइड हो, सभी के लिए वो टैक्सेबल होता है। पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम एंड एन्युटी, वो जैसा मैंने बताया कि जितने भी एम्प्लॉयज़ के भी आपके जो पेमेंट होते हैं, चाहे वो LIC भी हो, एन्युटी हो, वो भी टैक्सेबल होती है। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल के जो पेमेंट होते हैं एम्प्लॉय के, वो एम्प्लॉयर पे करता है, तो वो भी सभी प्रकार के एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है। इसमें कनेक्शन जो होता है वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल का, वो एम्प्लॉय के नाम पे होना चाहिए, तो सभी प्रकार के एम्प्लॉय के लिए कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम पे है, तो सभी प्रकार के एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टैक्स लाइबिलिटी। यदि एम्प्लॉयज़ के जो भी टैक्स लाइबिलिटी है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो वो भी टैक्सेबल होगी सभी प्रकार के एम्प्लॉय के लिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। अगर हमारी कंपनी ने अपने कर्मचारियों को लोन प्रोवाइड किया है 20,000 से ज़्यादा का, 20,000 रुपये तक का जो लोन अमाउंट रहता है, उसका इंटरेस्ट जो भी इंटरेस्ट रहता है वो इंटरेस्ट फ्री लोन, मतलब बिना उसमें कोई टैक्सेबल नहीं रहता है। लेकिन अगर 20,000 से ज़्यादा का है तो उसका जो भी इंटरेस्ट रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कंपनी ने इंटरेस्ट फ्री लोन बिना इंटरेस्ट के पैसा दिया है, 20,000 से ज़्यादा लोन के रूप में दिया है, तो जो भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके वो अमाउंट टैक्सेबल करनी है। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ दिए और SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.34 होगा, जो भी रहेगा तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके हम टैक्सेबल करेंगे। और 20,000 रुपये तक का अगर लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा, और उससे ज़्यादा का है तो जितना भी अमाउंट रहेगा उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो टैक्सेबल होगा। अगर कंपनी मान लो कुछ इंटरेस्ट लेती है, फॉर एग्जांपल 6% ले रही है, और लेकिन अगर हम किसी और बैंक से लेते हैं तो वहाँ ज़्यादा लग रहा है, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मूवेबल असेट्स एक्सेप्ट कंप्यूटर। हमारी कंपनी की जितनी भी असेट्स रहती, मूवेबल असेट्स यदि एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए दी जाती है कंप्यूटर के अलावा, लैपटॉप के अलावा, तो जो भी असेट्स इसके अलावा है उसका 10% कॉस्ट टैक्सेबल होगा, मूवेबल होना चाहिए, और उसका 10% कॉस्ट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। मतलब उसमें जब हम सैलरी के सम करेंगे तो उसमें उसका 10% टैक्सेबल में लिखेंगे। नेक्स्ट है लंच फैसिलिटी। यदि कंपनी में ही लंच प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, तो जो भी लंच फैसिलिटी दी जा रही है उसका 50 रुपीज़ से ज़्यादा पर मील होगा और डिफरेंस अमाउंट टैक्सेबल होगी। फॉर एग्जांपल उस मील के प्राइस 80 रुपीज़ पर मील है, तो 80 - 50 30 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। अब पर डे के हिसाब से 1 ईयर में मान लो 1 ईयर में 365 डेज है, मान लो एम्प्लॉय ने 250 डेज ही लंच लिया है कंपनी में, तो 250 × 30 रुपीज़, उसके हिसाब से वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब 50 रुपये पर थाली, पर प्लेट, पर मील एग्जेम्प्ट होता है, उससे ज़्यादा का मील टैक्सेबल होगा जितने दिन एम्प्लॉय ने कंपनी में लंच लिया है। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी जो भी एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दी जाती है, उसका जो अमाउंट दिया जाता है क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी के रूप में, तो वो भी टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट है गिफ्ट अबव 5,000। अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा के गिफ्ट, कैश में नहीं, गिफ्ट के रूप में 5,000 रुपये से ज़्यादा के गिफ्ट
कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को दिए हैं तो डिफरेंस अमाउंट टैक्सेबल होगी। फॉर एग्जांपल 9,000 रुपये का कोई गिफ्ट कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसकी सैलरी में 5,000 रुपये माइनस करके बचा हुआ उसको टैक्सेबल में लिखना है। लेकिन कैश गिफ्ट है तो फुली टैक्सेबल। यहाँ पर कैश में होगा तो वो टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर कैश के अलावा कुछ वस्तु के रूप में गिफ्ट दिया है तो उसकी कीमत जितनी भी होगी उसमें से 5,000 रुपये माइनस करेंगे, बचा हुआ टैक्सेबल करेंगे। पर्सनल कार एक्सपेंसेस, जितने आपकी एम्प्लॉय की जो भी कार के एक्सपेंसेस, पर्सनल उसकी कार है उसके एक्सपेंसेस कंपनी देती है तो वो भी टैक्सेबल होता है। पर्सनल कार एक्सपेंसेस, अब जैसे मान लो कंपनी की कार है तो उसके लिए हम अलग रूल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं पर्सनल कार एक्सपेंसेस तो उसकी कार के एक्सपेंसेस कंपनी बियर कर रही है, उसके सारे बिल वगैरह कंपनी दे रही है तो वो सभी के लिए एक टैक्सेबल होता है। पर्सनल टूर एक्सपेंसेस भी कंपनी देती है तो वो भी लीव ट्रैवल कंसेशन, जो भी रहे लीव ट्रैवल कंसेशन एग्जेम्प्ट होता है। उसके अलावा पर्सनल टूर जो भी दिए जाए, पर्सनल टूर पे जो भी खर्चा किया जाता है वो टैक्सेबल होता है सभी प्रकार के एम्प्लॉय के लिए। इसका मतलब कि जितना भी पेमेंट, इसके अलावा भी जितना पेमेंट जो कि कंपनी करती है पर एम्प्लॉय के बिहाफ पे वो सभी के लिए टैक्सेबल होता है। अभी हम इसमें फर्स्ट हमने जो पढ़ रहे हैं कि सभी प्रकार के एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं। अब सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसी फैसिलिटी केवल जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए नहीं, मतलब सभी प्रकार के एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं होती है। इसमें अभी हमको पहले ये समझना होगा कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं, इसको कैटेगराइज करना होगा। तो अब हम सबसे पहले ये सेकंड वाला परचेज विच आर टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय समझने के पहले ये समझेंगे कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं।